स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल आज की दुनिया पर। और आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप बोलेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है ऐसा इस वीडियो में। इम्पॉर्टेंट ये है ऐसा वीडियो में कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया मेरे चैनल पर। मेरा एक क्वेश्चन पेपर था जो मैंने अपलोड किया था आईडीओ भारत सब्जेक्ट का। कब किया था अपलोड? मैंने किया था दोस्तों प्रीवियस ईयर में, यानी कि पिछले साल में। तो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है 2023 का। और दोस्तों उस क्वेश्चन पेपर का लोगों ने कमेंट किया कि साहब सॉल्यूशन दे दो, सॉल्यूशन बता दो, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ये कमेंट पिछले एक साल से आ रहे हैं जब से वीडियो अपलोड किया है। तो मुझे लगा यार कि चलो आप लोगों की थोड़ी हेल्प कर दी जाए और इसी बहाने एक और वीडियो तैयार भी हो जाएगा। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए रहेगा जिसमें मैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताने वाला हूँ 2023 के आईडीओ भारत के क्वेश्चन पेपर के। और जब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पेपर आएगा आईडीओ भारत का तो वो भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियरली आईडीओ भारत 2023 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सेक्शन ए। तो वेरी शॉर्ट आंसर मैं आपके लिए बताने वाला हूँ इस वीडियो में। फिर शॉर्ट आंसर का लाऊंगा एक वीडियो, फिर लॉन्ग का लाऊंगा। इस करके थोड़ा सा दोस्तों मुझे टाइम देना पड़ेगा तभी काम हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, क्या था उस क्वेश्चन पेपर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा भाई कि आप क्या करो, सिंपल पहले जाके क्वेश्चन पेपर को देख लो, मतलब जो वीडियो पड़ा हुआ है उसको देख लो क्वेश्चन पेपर का, और उसके बाद जो है आप इनको देखो तो आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ था उस क्वेश्चन पेपर में आपका अहिंसा परमो धर्मा, कि अहिंसा परमो धर्मा क्या है, तो उस पर ये मैं लेकर आया हूँ आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि अहिंसा परमो धर्मा इज संस्कृत फ्रेज। पहली बात तो एक ये जो शब्द है ये संस्कृत का एक शब्द है, संस्कृत का एक फ्रेज है, वाक्य है जो पॉपुलराइज किया गया था किसके द्वारा? हमारे राष्ट्रपिता के द्वारा, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा। इज ऑफन रिपीटेड बाय मेनी लीडर्स। लेकिन इस शब्द को दोस्तों महात्मा गांधी ने ही नहीं, उन्होंने पॉपुलराइज किया था, लेकिन उनके बहुत पहले, जब गांधी जी जो समझ लो भाई कि दुनिया में थे भी नहीं, उसके बहुत पहले ये शब्द यूज होने लगा था। बात करते हैं दोस्तों आगे कुछ इस तरह की कि सेकंड पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। तो शुरू करने से पहले पैराग्राफ में आपको एक बात और बता दूं दोस्तों कि आपको इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ये समझना है कि हम क्या लिख सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है भाई कि हमको रटना है इसको, हमको याद करना है इसको। नो, याद आप कभी नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे वीडियो में, तो जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं रेगुलर, वो जानते होंगे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप याद मत करो, आप बस समझो। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो क्या लिखा हुआ है? लूजली ट्रांसलेटेड, मतलब अहिंसा शब्द को कई रूपों में ट्रांसलेट किया गया है, जैसे कि नॉन वायलेंस, परमो मीन्स टॉप मोस्ट, अल्टीमेट और सुप्रीम, और धर्म को बताया हुआ है ड्यूटी। तो मतलब जो आपकी सर्वोच्च ड्यूटी है वह है आपका अहिंसा। तो हम बोल सकते हैं कि पूरा जो शब्द है अहिंसा परमो धर्मा, ये नॉन वायलेंस की बात करता है। ये किसी भी तरह की हिंसा नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर समवन हु होल्ड्स दिस ट्रू, जो इस बात को रखता है, जो अहिंसा परमो धर्मा की कंसेप्ट को मानता है, बात को मानता है, वो कहीं पर भी हिंसा नहीं करता। आगे हम बात करें तो जीवन के हर मैटर में, जीवन के हर रूप में ये शब्द काम आता है। यदि हम बात करें दोस्तों कुछ और चीज़ों की, तो चलिए चलते हैं थर्ड पैराग्राफ पर। थर्ड पैराग्राफ आपसे बोलता है कि सनातन धर्म, देखिए कितनी प्यारी बात आ जाती है। मतलब जब भी सनातन धर्म की बात होती है ना दोस्तों, तो मेरे तो मतलब मैं क्या बोलूँ भाई, मतलब ये है कि बिल्कुल रेंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भाई हमारे धर्म की बात ही आईडीओ भारत सब्जेक्ट में की हुई है और हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं मध्य प्रदेश सरकार का बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस सब्जेक्ट को शामिल किया। तो चलते हैं सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म दोस्तों डज नॉट इम्पोज नहीं कर सकता है, नहीं करता है टोटल नॉन वायलेंस ऑन इट्स फॉलोअर्स। तो आपने देखा होगा हमारे धर्म में कहीं पर भी हिंसा की बात नहीं की हुई है दोस्तों। हमारे धर्म में तो ऐसे ऐसे महानुभाव पैदा हुए हैं, ऐसे ऐसे महात्मा पैदा हुए हैं जिन्होंने तो एक चींटी को भी ना मारने की बात की हुई है। तो यार हम किसी बड़े इंसान को, किसी व्यक्ति को कैसे मार सकते हैं? अहिंसा एक धर्म है, इसको एक धर्म की तरह माना हुआ है कि भाई ये एक धर्म है जिसमें क्या करना है, आपको हिंसा नहीं करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है धर्म को। तो धर्म को प्रोटेक्ट करने का मेन तरीका है कि आप हिंसा मत करो। इसलिए दोस्तों ये फ्रेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। चलिए और समझते हैं शब्द के बारे में, क्योंकि ओवरऑल आपका क्वेश्चन यही था उस क्वेश्चन पेपर में। तो इससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको बस पढ़ना है, इर्द गिर्द समझनी है और कुछ भी नहीं है। अहिंसा जो है ट्रांसलेटेड एज नॉन वायलेंस, अनलाइक द इंग्लिश वर्ड नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस ही है अहिंसा का मतलब। अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस है, कई सेंस में ये शब्द यूज होता है। तो ऐसे कई बार मौका आता है जब वायलेंस को कंसिडर किया जाता है अहिंसा की तरह। इफ दैट वायलेंस यूज टू स्टॉप ग्रेटर वायलेंस, यदि वो हिंसा
किसी बड़े युद्ध को, किसी बड़ी लड़ाई को रोक रही है। तो बिल्कुल सही बात है कि भाई यदि हिंसा का प्रयोग आप कर रहे हो और वो किसी दूसरे को फायदे के लिए है, तो दोस्तों वो हिंसा करना बुरा नहीं है। ऐसा भी कई कंसेप्ट्स में, कई चीज़ों में माना गया है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से क्या समझेंगे आप? एक एग्जाम्पल है कि एक राजा शुड ऑलवेज रेज हिज रॉड ऑफ चेस्टाइसमेंट टू कीप पीस एंड ऑर्डर इन दिस कंट्री। तो एक राजा को हमेशा अपनी बात उठानी चाहिए, हमेशा तलवार उठा कर रखना चाहिए यदि वो अपने देश में पीस और शांति चाहता है। तो इसका मतलब आप ये नहीं बोलोगे भाई कि राजा जो है वो अहिंसावादी है, राजा जो है वो नॉन अहिंसा, या बोल सकते हैं कि आपका जो है हिंसा का प्रयोग कर रहा है। गलत है ये। क्यों? क्योंकि राजा तो अपने देश के लोगों की सेविंग के लिए, उनके देश के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है। He will fail in his discharge of his duty if he does not get punished the victim। यदि वो शत्रु को सजा नहीं देता है, अपने देश के लोगों की रक्षा नहीं कर सकता है, तो भाई उसके खिलाफ परेशानियां खड़ी हो जाएंगी, उसके खिलाफ एक अराजकता का माहौल क्रिएट हो जाएगा, उसके खिलाफ एक अशांति का माहौल क्रिएट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं राजा को भी क्या कर सकते हैं लोग, फांसी पर टांग सकते हैं। तो ये आपका कंसेप्ट है किसका? अहिंसा का। तो एक एग्जाम्पल लिख देना राजा का, जरूरी नहीं है राजा के लिए लिखो भाई, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं अपने हिसाब से। बीए फर्स्ट ईयर में हो या तो इतना दिमाग तो चलने लगा होगा, और ह्यूमैनिटीज से हो, और बाकी जो मीनिंग बताया अहिंसा का वो लिख देना, तुम सबका कल्याण हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों उस क्वेश्चन पेपर में था आपका व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कल्चर। तो कल्चर में क्वेश्चन नंबर 2 था, कल्चर से आप क्या समझते हैं। दोस्तों कल्चर जो शब्द है उसका आंसर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। कल्चर जो शब्द है रिफर्स टू द शेयर्ड कस्टम। कल्चर का मतलब होता है जब हम कस्टम्स को शेयर करते हैं, विश्वास यानी बिलीव्स को शेयर करते हैं, वैल्यूज़ को, नॉर्म्स को, इन सबको शेयर करते हैं। कहाँ शेयर करते हैं? एक कम्युनिटी के अंदर, तो वो कहलाता है कल्चर। और ये कल्चर दोस्तों ऐसा नहीं होता भाई कि जैसे मेरी जनरेशन है तो वो कल्चर को फॉलो करेगी, नो, ये कल्चर बैक टू बैक होता रहता है। तो एग्जाम्पल, आप रिलीजन में जो प्रैक्टिसेस होती हैं उनको भी आप कल्चर के फॉर्म में ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने देखा ना कि जो रिलीजन की प्रैक्टिस हमारे एंसेस्टर्स करते थे, हमारे दादा, हमारे दादी, हमारे पापा मम्मी, वही चीज़ हम फॉलो करते हो, तो हमारे जो बच्चे होंगे वो भी फॉलो करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों वन जनरेशन टू अनदर यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं। बात करते हैं क्या कहा आता है दोस्तों कल्चर में। कल्चर में ऑल मटेरियलिस्टिक, एब्स्ट्रैक्ट एंड बिहेवियरल पर्टिकुलर्स आते हैं। आगे हम बात करें कुछ फीचर्स भी हैं कल्चर के, तो आप देख सकते हैं क्या फ़ीचर हैं। इसमें कुछ वैल्यू शामिल होती हैं, फर्स्ट पॉइंट है, और लैंग्वेज शामिल होती है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा, इट कंटेंस अ वे ऑफ लाइफ, इसमें जीवन जीने का एक तरीका होता है जो हर व्यक्ति फॉलो करता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, यदि आप कल्चर को फॉलो कर रहे हो तो आप एक लाइफ कैसी होनी चाहिए उसको देख रहे हो। इट इज़ हिस्टोरिकली ट्रांसमिटेड पैटर्न ऑफ मीनिंग्स एम्बेडेड इन सिंबल्स। ये हिस्टोरिकली चलता है कल्चर, मतलब इतिहास में ही कल्चर के बारे में बताया जाता है और इतिहास से ही कल्चर चल रहा है। इट हैज़ इन्फ्लुएंस अपॉन ह्यूमन बिहेवियर, और ह्यूमन बिहेवियर को बदलने का काम भी दोस्तों कल्चर ही करता है। यदि हम किसी देश का कल्चर, यदि किसी धर्म का कल्चर, किसी जाति का कल्चर खराब है, तो ऑब्वियसली यार उस जाति, उस धर्म के लोग भी हो सकते हैं कि वो कुछ हद तक ख़राब हों। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों, भाई कोई जाति, कोई धर्म ऐसा हो सकता है इसका कल्चर अच्छा है, शायद लोग भी अच्छे हों। तो मतलब इस तरह की चीज़ें आपको कल्चर में जोड़कर लिखनी है, इस तरह से आप आंसर को कर सकते हो डील। बात करते हैं साथियों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोल रहा है कि एक शॉर्ट नोट लिखना था आपको, उस क्वेश्चन पेपर में आया था सभा और समिति के बारे में। अब सभा समिति दोस्तों, जैसे कि आज आप देखते हो पार्लियामेंट है हमारा, लोकसभा है, राज्यसभा है, उसके अंदर वैसे ही दोस्तों सभा समिति होती थी एंशिएंट टाइम पीरियड में। लेकिन ये सभा समिति के बारे में मिलता कहाँ है इन्फॉर्मेशन? तो दोस्तों लिखा हुआ है कि ये जो सभा है, ये टर्म जो है सभा, ये ऋग्वेद जो है उसमें मिलता है। इसके बारे में एक असेंबली हॉल होता था ऋग्वेद के समय जो लोग हुआ करते थे, और वो इस हॉल को क्या बोलते थे? सभा बोलते थे। विमेन हु वर कॉल्ड सभावती ऑल्सो अटेंडेड असेंबली। ऐसी महिलाएं जिनको सभापति बोलते थे वो भी अटेंड कर सकती थी असेंबली को। ये क्या थी सभा? ये समझ लीजिए, ये किन्वेज्ड असेंबली होती थी, मतलब इसमें ऐसे लोग होते थे जो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं संबंधों के आधार पर बने हुए होते थे। इट वॉज स्टॉप्ड लेटर वैदिक पीरियड्स। आगे जाकर इस सभा को स्टॉप कर दिया गया जब लेटर वैदिक पीरियड आया। चलिए स्टॉप करने की बात तो ठीक है, हम भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए, लेकिन हम ये समझते हैं कि इसमें और क्या होता है सभा के बारे में। तो ऋग्वेद बताता है कि सभा जो है एक असेंबली हुआ करती थी जिसमें कई बार डाइसिंग भी होती थी, गैम्बलिंग भी होती थी, डांसिंग भी होता था, म्यूज़िक भी होता था। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एक सभा का मतलब वो भी होता था जहाँ लोग अपनी परेशानी, अपने प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे, और एक वो भी होता था जहाँ राजा वगैरह अपनी
ऐश के लिए, अय्याशी के लिए, मज़े के लिए सभा लगाते थे। बात करते हैं दोस्तों चलिए समिति की। मैं इसलिए दोस्तों इन आंसर को शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि देखिए यार ये वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन है, तो वीडियो से हिसाब से बनाया है। समिति की बात करें, समिति क्या है? समिति की हम लोग बात करें, लेटेस्ट बुक्स हैं ऋग्वेद की, ये बताती हैं कि ये समिति जो है ये एक फोक असेंबली होती थी। मतलब इस समिति में वो लोग बैठते थे बेसिकली जो जनजातीय होते थे, मतलब जनजाति के लिए बनाई गई थी क्या समिति। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि जनजाति समाज जो हुआ करता था एंशियंट टाइम में, उनके लिए होती थी समिति, और सभा जो है वो जनजाति समाज के अलावा जो समुदाय होते थे उनके लिए होती थी। इट डिस्कस फिलोसफिकल इश्यूज़। इस समिति में क्या डिस्कस होता था? फिलोसफिकल बातें होती थी, रिलीजियस सेरेमनीज होती थी, प्रेयर्स होती थी। ओके, इसके अलावा बहुत सारे रेफरेंस ऐसे बताते हैं कि समिति के द्वारा राजा को फिर से रिलेट करने का काम होता था। तो इस तरह की चीज़ें आपको सभा समिति के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों डिफरेंस बिटवीन सभा एंड समिति। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस के बारे में कि क्या लिखा हुआ है कि शुरुआत में तो सभा समिति में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, दोनों में ही बोथ वर कॉल्ड डॉटर्स, दोनों को ही प्रजापति की पुत्रियां कहा जाता है। मतलब सभा समिति क्या है? प्रजापति की पुत्रियां हैं। दोनों ही सभा और समिति जो है उनका काम क्या है कि वो चीफ, मतलब सभा में और समितियों में जो मुख्य व्यक्ति होता था, इसको आप राजा बोल सकते हो, सरदार बोल सकते हो, वो अपनी सेना के साथ आता था और मेनली डिस्कशन करता था लोगों से, आम जनता से, मंत्रियों से। यदि हम डिफरेंस की बात करें, यही डिफरेंस है कि सभा में जुडिशियल फंक्शंस होते थे परफॉर्म, और समिति में ये फंक्शन परफॉर्म नहीं होते थे। तो ये आपको मेन चीज़ याद रखना है कि जुडिशियल फंक्शन के लिए बनाई गई थी सभा, और समिति जो है जिसमें सेरेमनीज वगैरह होते हैं, रिलीजियस गैदरिंग वगैरह होती हैं वो। तो हम ये बोल सकते हैं सभा का मतलब आज बिल्कुल हमारे कोर्ट सिस्टम उसकी तरह है, और साथ में जो हमारा पार्लियामेंट है उसकी तरह है। तो दोस्तों आई होप आपके लिए 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी डाउट है तो भाई पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल खुला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दी गई है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह के डाउट्स मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं। बात करता हूँ दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इन इंडिया। भारत में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का जो कंसेप्ट है वो क्या है? अब दोस्तों आप लोग जानते हैं पर्यावरण संरक्षण कोई आज के नेताओं द्वारा या आज की सरकार के द्वारा या आज की जो बोल सकते हैं इंटरनेशनल बॉडीज़ उनके द्वारा दिया गया कंसेप्ट नहीं है। पर्यावरण संरक्षण भारत का कंसेप्ट है, इसलिए आईडिया भारत में इस कंसेप्ट को दिया हुआ है, और ये पुराने समय से चला हुआ आ रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट एनवायरमेंटल लॉ प्रोटेक्शन सिस्टम। यदि आपको आज के एनवायरमेंटल लॉ प्रोटेक्शन को समझना है तो ज़रूरी है कि आप हिस्ट्री को जानो कि हिस्ट्री में कैसे पर्यावरण को संरक्षण करने की चीज़ें या बातें शुरुआत हुई, प्रैक्टिस शुरू हुई। तो यदि हम देखें यहाँ पर तो हम पर्यावरण संरक्षण को ऐतिहासिक रूप पर हिस्टोरिकली में 3-4 तरह से बांट सकते हैं। 4 तरह क्या है? एंशिएंट इंडियन पॉलिसीज़, पुराने तरीके में क्या होता है। देखिए दोस्तों 4 है, मगर मैंने इस वीडियो में आपको 1 या 2 ही मेंशन की हुई हैं। यदि आप पूछेंगे कमेंट करके या फिर टेलीग्राम पर तो मैं और बता दूंगा। एंशिएंट इंडियन पॉलिसीज़ क्या लिखा हुआ है कि पुराने समय में क्या पॉलिसीज़ थी। अब एंशिएंट इंडियन से मतलब 5000 साल पहले, 4000 साल पहले, 3000 साल पहले। तो क्या लिखा हुआ है? प्री वैदिक इंडियन वैली सिविलाइजेशन में जो नॉर्दर्न इंडिया में फ्लोरिश हुई थी आज से 5000 साल पहले, जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन ही बोलते हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन ही बोलते हो। तो यहाँ पर ये कॉन्शियस था, मतलब ये समझती लोगों के अंदर कि पर्यावरण कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझ सकते हो भाई 5000 साल पहले इंसान में समझती, मगर आज का इंसान क्या हो रहा है? पर्यावरण की समझ अपने अंदर लाने नहीं चाहता। मैं नहीं कहूँगा कि आप समझदार नहीं हो, आप बहुत समझदार हो, लेकिन हैं हम में से, तुम में से कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि पर्यावरण को बचाया जाए। उनके लिए तो भाई अच्छा VIP AC होना चाहिए, सुविधाएं होना चाहिए, लग्जरी गाड़ी होना चाहिए, बस यही उनको दिख रहा है। लेकिन दोस्तों ये दिन दूर नहीं, यदि ऐसे ही चलता रहा ना तो भाई कोविड से भी खतरनाक बीमारी आएंगी, देखना आप। बात करते हैं चलिए फिलहाल में हम लोग कि जो अवेयरनेस है हाइजीन की, सैनिटेशन की, एंशिएंट टाइम से ही चली हुई आ रही है। तो उस समय भी जो घर वगैरह बनाए जाते थे, कुएं बनाए जाते थे, गलियां, सड़कें, सब में हाइजीन का ध्यान रखा जाता था। क्लीननेस मेन फोकस था वैदिक कल्चर में। तो दोस्तों आपने देखा होगा इंडस वैली के बारे में पढ़ा होगा कि किस तरह की नगर सभ्यता उनकी होती थी, बाकायदा वेल मेंटेन्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड। यदि हम बात करें तो एक ग्रंथ है महर्षि चरक के द्वारा लिखे जिसका नाम है चरक संहिता। इसमें भी कई तरह की ऐसी वर्सेज हैं, मतलब श्लोक हैं जो बताते हैं कि पानी का यूज़ कैसे करना चाहिए।
ओके, जिससे वजह से उसकी प्रायोरिटी बनी रहे। इसके अलावा चरक संहिता में बहुत सारे पनिशमेंट्स के बारे में बताया हुआ है जो पेड़ों को काटता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एंशिएंट टाइम में ये सब चीज़ें प्रयोग होती थी। बात करते हैं दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वर द व्यूज़ ऑन फॉरेस्ट इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में क्या व्यूज़ होते थे, मतलब क्या विचार था फॉरेस्ट को लेकर। तो दोस्तों जैसा पर्यावरण संरक्षण को लेकर विचार था वैसे ही फॉरेस्ट को लेकर था। फिर भी आप देख सकते हैं कि मैंने इतना लेंदी आपके लिए आंसर दिया हुआ है। ऑल दो ज़्यादा नहीं बताऊँगा, 2 पैराग्राफ करके फिनिश कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो देख सकते हैं आप, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 5th क्वेश्चन। दिया हुआ है आपके लिए आंसर कि द फॉरेस्ट वॉज नॉट इमेजिन्ड और अंडरस्टूड इन ए सिंगल वे इन एंशिएंट इंडिया। आप वृक्षों को, पर्यावरण को बोल सकते हैं, फॉरेस्ट को आप इमेजिन या समझ नहीं सकते एक सिंगल तरीके से। क्यों? क्योंकि इट वॉज अ साइट फॉर एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि पुराने समय से ही जो पर्यावरण है, फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, इनको बचाने के लिए, इनको एक दूसरे से छीनने के लिए भी लड़ाइयाँ होती थीं। इट वॉज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ वायलेंट चैलेंज, और सरकार के लिए, किसी देश के राजा के लिए एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं सोर्स होता था कि भाई एक चैलेंज होता था कि कैसे हम हमारे पर्यावरण को बचा सकें। आगे देखते हैं, हड़प्पन्स की बात करते हैं। हड़प्पन्स अकॉर्डेड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस टू लार्ज मैमल्स। हड़प्पन्स ने लार्ज मैमल्स को, मतलब बड़े बड़े हम बोल सकते हैं कि जलीय स्तनीय जीवों को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। और इनमें से कुछ एनिमल्स की बात करें हम लोग तो इनको उनके पॉलिटिकल पावर में भी बताया हुआ है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि आप देखते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जब खुदाई की गई तो एक नाव मिली हुई है, एक बोट मिली हुई है जिसमें एक मछली बनी हुई है। तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों जो हैं प्रयोग करते थे वो लोग, इसलिए हो सकता है कि शायद वो इन जलीय जीवों को भी बचाते हों। तो जैसे हमारे राजकीय पशु हैं, आज हमारे बोल सकते हैं नेशनल बर्ड्स हैं हमारी, है कि नहीं है, तो ऐसे ही भाई इन लोगों को बचाते हैं, वैसे ही उनका होगा। यदि हम बात करें साथ ही कुछ और चीज़ें तो आप देख सकते हैं कि जब मौर्यन युगीन पीरियड था, मतलब जब मौर्यन डायनेस्टी रूल कर रही थी इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, तो अशोक एक राजा हुआ करते थे। अशोक का नाम तो भाई सब जानते हैं। तो अशोक जो राजा, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाटर शेड जो है बनवाए हुए थे, जहाँ पर कुछ एनिमल्स को जैसे कि लॉयंस को, एलिफेंट्स को, बुल्स को रखा जाता था, उनको स्पेस प्रोवाइड किया जाता था। तो इस तरह के कार्य भी दोस्तों किए गए हैं। तो आप इन लाइंस को पढ़ लीजिएगा अच्छे से और आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यार सीधी सी बात है, वीडियो में पहले ही बता दिए, एक एक लाइन तो नहीं बता पाऊँगा मगर जितना हो सकता है समझा दूँगा। अब बात करते हैं फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है फॉरेस्ट का। तो इकोनॉमिक और मिलिट्री रिसोर्सेज के लिए फॉरेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस थी। ओके, और साथ में रिनंसिएशन के लिए, रिलीज फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एंशिएंट इंडियन थॉट में फॉरेस्ट के बारे में कई चीज़ें बताई हुई हैं जिसमें ऐसे उनको क्यों बचाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर कनेक्ट करके लिखना पड़ेंगे आपके एग्जाम पेपर में। बात करते हैं दोस्तों महाभारत और रामायण की। महाभारत रामायण में भी कई ऐसे डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो फॉरेस्ट से संबंधित हैं। कई ऐसे हम बोल सकते हैं कि चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट के बारे में बताती हैं कि फॉरेस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, ऐसे कई ग्रंथ हैं जिनमें फॉरेस्ट को लेकर बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं। बहुत सारे एनिमल्स हुआ करते थे जो लोगों के काम आते थे। तो दोस्तों इस तरह से आप थोड़ा सा समझ सकते हो। जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बताया हुआ है फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में कि किस तरह से फॉरेस्ट जो हैं एक रोल प्ले करते थे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में लोगों के लिए, लोगों की आजीविका चलाने के लिए, और जो ट्राइबल कम्युनिटी होती थी वो किस तरह से फॉरेस्ट पर डिपेंड थी। तो ये सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों आई होप आपके लिए ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इन शॉर्ट ये वीडियो है, फिर भी यदि डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।